हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस भाग फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने महाजनपद पढ़ा है। महाजनपद के बाद में राजस्थान के प्रमुख जनपद, उसके बाद में हमने मौर्य वंश जो है स्टार्ट कर चुके थे और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद में जो है आज हम पढ़ने वाले थे दम। हमने कल पढ़ा कि जो अशोक हैं, सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की, अपना लिया गया। धम्म घोष जो है अपना लिया गया और यही जो धम्म है उसके बारे में जो है हम आज जो है पढ़ना शुरू करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है आपका धम्म जो है, ये धम्म इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, देखो आगे। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि उसका जो अंतिम युद्ध था, अशोक का जो अंतिम युद्ध था वह कलिंग का युद्ध था। ठीक है, तो जो कलिंग का युद्ध था तो उसने इतना ऐसा नरसंहार देखा, 1 लाख लोगों को, जो 1 लाख लोग जो है 1 लाख लोग जो मारे गए थे उनको इस तरह से देखकर उसके अंदर जो है इस एक ऐसी भावना या ऐसा स्तब्ध वाली जो होता है वह स्तब्ध हो गया था उस समय, और उसका जो मन है वो विचलित हो गया था उस नरसंहार को देखकर। ठीक है, तो उसने अपने शस्त्र जो है त्याग दिए थे और इस नीति को अपनाया था जिसमें उसने कहा, मतलब कि इसमें उसने नैतिक कार्यों की और अपना जो है अपना जो कार्य या अपना वे जो है उसका वह नैतिक उन्नति की ओर लगाया, नैतिक आदर्शों की ओर लगाया। और वह जो है और उन्हीं सब चीज़ों को जो नैतिक कार्य उसके द्वारा किए जाने लगे बाद में, वही जो है वो धम्म कहा गया। तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति है तो जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया, और वही जो उनकी नैतिक उन्नति है तो जो उसने जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हीं आदर्शों को हम लिखेंगे। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि जो कुछ न कुछ स्तंभ लेख, अभिलेख, शिलालेख, जो भी ग्रंथ हैं उनसे जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसी प्रकार से ये जो धम्म की है, जैसे ये हमेशा ध्यान रखना कि जिन जिन चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि इस अभिलेख से हमें इसकी, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको पूछूं कि जो है धम्म के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो धम्म के बारे में हमें दूसरे व 7वें स्तंभ लेख से पता चलता है। स्तंभ लेख वो होता है, हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसमें डिफरेंस क्या है। स्तंभ लेख क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है। देखो, शिलालेख तो होता है जो पत्थरों पर लिखा हुआ होता है। अब स्तंभ लेख जो होता है, एक मैं आपको एक स्तंभ जो होता है पत्थर का एक सपाट एक भाग, एक खड़ा भाग। आज भी अभी भी जो होता है कि कोई भी मंत्री वगैरह वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो कोई भी मंत्री जो होता है किसी न किसी शिलान्यास का या उद्घाटन करने जाता है तो वहाँ पर आगे एक प्रतिमा की तरह कुछ लगा हुआ होता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक द्वारा जो है ये बनवाया गया है, ये हॉस्पिटल बनवाया गया है या उद्यान बनवाया गया है। तो उस समय, आज का ये चीज़ जो देख रहे हैं उस समय से आ रही है। उस समय स्तंभ लेख होते थे जिसमें उसने जो दूसरा और 7वां जो स्तंभ लेख था, स्तंभ लेखों की संख्या जो है अशोक की स्तंभ लेखों की संख्या एक्चुअल में 13 स्तंभ लेख है। ठीक है, 13 स्तंभ लेख है और वो अलग अलग स्थानों पर हैं। ठीक है, और जो अलग अलग स्थानों पर जो मिले हुए हैं तो उन्हीं 13 स्तंभ लेखों में से जो दूसरे नंबर का और जो 7वें नंबर का जो स्तंभ लेख है, दूसरा और जो 7वां स्तंभ लेख है, तो उसमें जो है हमको धम्म की परिभाषा मिलती है कि एक धम्म रहा है जिसको अशोक द्वारा जो है, अशोक ने जो है इसको प्रतिपादन किया या अपनाया। ठीक है, आगे देखो, उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म। मतलब कि जितने भी कुछ अच्छी बातें होती हैं वो सारी उसने अपना ही ली। ठीक है, तो कल्याण करना है, दया भाव, अंदर का दया भाव उसके अंदर जाग गया, वो दान करने लगा। जैसे कि हमने बताया कि उसने भूमि कर जो है कम कर दिया था, तो यही सब कारण है, भूमि कर कम करना, ये सारी चीज़ों की तरफ लोगों का जो है, लोगों को नैतिक आचरण की और वापस वो प्रेरित करने लगा। और जो अपनी जो प्रजा थी उसका जो है कल्याणकारी भावनाएं उसमें उसकी तरफ होने लगा, उसका रुझान। ठीक है, सत्य, कर्म शुद्धि, यही सारी जो अच्छी अच्छी बातें, सारी जो आदर्श वाली बातें हैं जो
हम जो है इसमें जो है वो धम्म के अंदर दे रखा है, ठीक है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, जो भी मतलब की अच्छी बातें होती हैं, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध नहीं करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर करना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना, उचित व्यवहार करना, ये सारे जो है वो धम्म के अंदर हम जो है धम्म की जो है वो शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें हैं। तो ये जो है हमें कौन से स्तंभ लेख से पता चलता है? यह हमें दूसरे व 7वें स्तंभ लेख से पता चलता है। और वो भी क्या, स्तंभ लेख है। आप कंफ्यूज मत होना, स्तंभ लेख, अभिलेख, शिलालेख, ठीक है। तो अभिलेख जो हाथों से लिखे हुए होते हैं, जो ये जो आपको क्या बोलते हैं, आज के जो पेपर होते हैं, और उस समय के जो क्या बोलते हैं हम, चलो ठीक है, आगे जैसे आएगा कंटिन्यू तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। अभी आप सिर्फ स्तंभ लेख ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगी ताकि आपको आसानी से पता चले, ठीक है। तो जो ग्रंथ, तो आपको पता ही है कि ग्रंथ जो है हाथों से लिखे हुए होते हैं, जैसे पेपर पे वगैरह ये सब। तो उस समय के ग्रंथों का जो पेपर वगैरह वो सब चीज़ें होती थी वो अलग होता था, तो वो हाथों से लिखे जाते थे, ठीक है। खुदाई करके इस तरह से पत्थरों पर खुदाई करके ऐसे नहीं लिखे जाते थे। जो पत्थरों पर इस तरह से मार के ऐसे खोद के ऐसे किया जाता था, वो जो थे वो शिलालेख थे, शिला पर, पत्थरों पर लिखे जाते थे, ठीक है। अब आगे देखो, तीसरे अभिलेख के अनुसार तीसरे अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पे अभी अभिलेख आया है, जबकि वो क्या था, स्तंभ लेख। आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ये नाम जो है ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये दूसरे व 7वां स्तंभ लेख है, जबकि तीसरे अभिलेख में क्या मिल रहा है हमको, तीसरे अभिलेख के अनुसार अभिलेख है ये। धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है। अल्प संग्रह और अल्प व्यय, संग्रह करना है यानी कि जमा पूंजी कम करनी है, और खर्च जो है वह भी क्या करना है, कम करना है। संग्रह भी कम और खर्च भी कम, ठीक है। उसका जो विधान है वो हमें धम्म के बारे में ऐसी चीज़ पता चलती है तीसरे अभिलेख में। भवप्रभु शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। 3 रत्न ध्यान रखना आप, अशोक ने बुद्ध के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है, उसके प्रति अपनी जो है आस्था प्रकट की। अब आगे की चीज़ है, अब देखो, अब आ रहे हैं आपके लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख जो है, इसमें आपके 2 स्तंभ लेख बताए गए हैं। सांची का जो है, सांची रायसेन मध्य प्रदेश में, और सारनाथ है वाराणसी यूपी, ठीक है। ये 2 स्तंभ लेख, जिसमें क्या पता चलता है, अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फुट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। और प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। तो धम्म में जो है, आप ये मान सकते हो कि धम्म में सारी नैतिक आचरण वाली चीज़ें, सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। जो आप नैतिक शिक्षा में आप पहले पढ़ते आ रहे हो कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, पेरेंट्स की जो बातें माननी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दया भाव रखना चाहिए, हमें किसी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जो हम खुद जो सीखते आए हैं, गुरु के प्रति हमारा आदर करना चाहिए। ये जो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सारी जो नैतिकता वाली बातें हैं, वो सभी किस में आ गई हैं, धम्म में। तो आपको इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, आपको याद करने वाली ये चीज़ है कि कौन से स्तंभ लेख या अभिलेख या जो भी आपका जो भी नाम आता है स्तंभ लेख का, अभिलेख का, ये कौन से अभिलेख है और इनसे हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि सांची बताया आपको, सांची लघु स्तंभ लेख और सारनाथ लघु स्तंभ लेख। तो इसमें क्या पता चला हमें कि इसमें पता चला कि महामात्रों को आदेश दिया अशोक ने, ठीक है, कि जो भी फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणी उनको बहिष्कृत कर दिया जाए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये तो अभी आपको पता चली गई होगी कि उनको बहिष्कृत कर दिया जाए, जो भी भिक्षु भिक्षुणी हैं जो संघ में फूट डालने वाले। लेकिन याद करने वाली क्या चीज़ है कि ये कैसे पता कैसे चल रहा है, कौन से ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के बारे में आपको पता होना। क्योंकि अगर आप जैसे अभी स्टार्टिंग का चैप्टर है आपका, तो स्टार्टिंग से ही अगर आप ये समझने लगोगे ग्रंथ है, अभिलेख है, शिलालेख है, वैसे आपको ये पिछली कक्षाओं में बता चुके होंगे या 8th में 7th में, क्योंकि ये अभी से तो आए नहीं है स्तंभ लेख अभिलेख। ये आप जब से जो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ना चालू ही करते हैं, तब आपको इसके बारे में जानकारी मिलना वैसे तो शुरू हो जाती है कि ये क्या क्या है, अभिलेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है। फिर भी मैं आपकी एक क्लास रखूँगी जिसके बारे में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको समझना है तो मुझे बता देना कि आपको जो है इनके बारे में पता नहीं है कि
कि हिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज आपको नहीं है तो मैं आपको एक अलग क्लास लेके आपको बता दूंगी कि एक्चुअल में ये पूरा डिटेल में बता दूंगी अभिलेख, स्तंभलेख, शिलालेख जो हैं, तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बता देना आप, ठीक है। तो ये आपको स्टार्टिंग से वैसे समझा दिया जाता है। तो ये आप अभी से अगर ये नाम जो है, क्योंकि आगे भी आएंगे आपके ये सारे जो स्तंभलेख, अभिलेख जो हैं, ये आगे भी आपके कंटिन्यूसली चलने वाले हैं, तो आप ये याद रखना है, ठीक है। अभी आपका अगर बौद्ध धर्म आता है तो बौद्ध धर्म में भी आपको अशोक के बारे में ये अशोक के जो अभिलेख हैं वो अभी आगे आएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का बड़ा रोल रहता है। क्योंकि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के विषय में जो है उसने पालन किया था, जो वो आगे आएगा, उसने स्वीकार किया था बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इस कारण से बौद्ध धर्म जब हम पढ़ते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें भी अशोक की कुछ बातें उसमें फिर से आपको पढ़ने को मिलेगी। आपको सांची सारनाथ वाली जो लघु स्तंभलेख है, ये भी आपको वापस रिवाइज होंगे आपके। तो इसलिए जैसे जैसे जो भी ग्रंथ आते हैं और जैसे जिनके बारे में उनसे क्या जानकारी मिलती है, तो वो आप अभी लर्न कर लेना, जो अंडरलाइन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिनसे राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ समझने वाला वैसे है नहीं। आगे देखो, अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, रज्जुकों, युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा जाता था। अब देखो, अब धर्म तो धम की नीति अपना ली, धम से पूरे नैतिक आदर्श वाले वाक्य भी लिख लिए, सारे ग्रंथों पे भी लिखवा दिया गया। लेकिन इसका प्रचार प्रसार के लिए भी इसने क्या किया, प्रचार प्रसार के रज्जु को, युक्त को, जो उनके थे, और जो प्रादेशिक जो उनके कर्मचारी थे, उनके नाम है ये प्रादेशिक, रज्जु को, युक्त के, उनके पदों के नाम। तो उनको जो है वह ये एक धार्मिक लोग थे, मतलब कि मैं आपको बोल सकती हूँ आज के ये धर्म के प्रचार के लिए जो है इनको भेजा गया उस समय। अब जो बन तो चुकी हैं, धर्म की जो नीति जो है बन चुकी हैं, तो अब सब जगह फैलाने के लिए, उस समय तो मोबाइल वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें होती नहीं थी, तो उस समय क्या है, लोगों को भेजा जाता था। इस प्रकार से डाक की व्यवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार से उस समय रज्जुकों को और युक्तकों को भेजा गया उस धर्म के प्रचार के लिए। आगे देखो, धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धर्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास कैदियों को मुक्त करना, उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, ठीक है। अब उसने एक ऐसे पद की जो धम्म महामात्र, एक धार्मिक जैसे धार्मिक कर्मचारी बोल सकते हैं हम इसको, तो उसने धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य थे वह करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे देखो, अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जो भी अशोक के जो है लेख कौन सी लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में उसके जो है अभिलेख मिलते हैं, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में इसके अभिलेख मिलते हैं। जबकि पश्चिमोत्तर भारत मंसेरा, शाहबाज गढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये उसकी लिपि है जिन लिपियों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। कौन था वह व्यक्ति जिसने इसके अभिलेखों को पढ़ा था? पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप ऐसा व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, ठीक है। आगे देखो, तामपर्णी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र, जो बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वह पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। यहाँ तक हमने अशोक के धर्म से रिलेटेड जो भी बातें बनती हैं वह हमने पढ़ी, समझी और कुछ अंडरलाइन किए हमने, ये जो लाइनें थी वह। अभी जो है आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हिस्ट्री में जो है समझने का कम रहता है और आपको याद करने का ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें
अब जैसे कि मैं अभिलेखों के नाम बोल रही हूँ, अब अभिलेख जो हैं ये सारे समझने वाले नहीं हैं, इन अभिलेखों के नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, समझने वाली जो चीज़ आती है वो हम समझ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हिस्ट्री में जो है आपको ज़्यादातर याद ही करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको हर एक क्लास में बोलती आ रही हूँ कि आप अभी से लर्न करो, अभी से लर्न करो। मैंने आपकी क्लास में देखा कि आपकी क्लास का जो है जो क्या बोलते हैं हम उसको, जो प्रेजेंट होता है, आप लोग प्रेजेंट कम रहते हो। अब जब आप खुद एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर आपको इसमें जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको 10th बोर्ड है और आपका टाइम ऑलरेडी बहुत काफ़ी निकल चुका है, तो इसके लिए आपको अभी से जो है कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, आपके लिए बहुत कुछ ना कुछ, अगर आप नहीं पढ़ते हो घर पे, नहीं समझते हो, बस आप अगर ये वीडियो ही देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा अच्छे से एक बार दो बार, अगर आप नहीं पढ़ते हो, किताब लेके खुद से नहीं पढ़ सकते हो, आपको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री में, या आप खुद नहीं चाहते कि मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है बुक लेके, तो इसी वीडियो को आप क्या किया करो, 2 से 3 बार एक ही दिन में देख लिया करो। आपको ऐसे ही पूरा लर्न हो जाएगा। ये जो भी उस दिन पढ़ाए गए हैं तो उसको आप 1 से 2 बार 3 बार, एक तो जब मैं क्लास में उस समय पढ़ा रही होती हूँ उस समय आप पढ़ लिया करो, ताकि आपको ऐसा रहे कि हाँ, आज की क्लास का तो आज का इतना जो पढ़ाया गया वो तो हो ही गया है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी सेल्फ़ स्टडी रहती है उसमें आपको तो रोज़ सेल्फ़ स्टडी करनी ही पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या क्या करो कि आप जो है उसी एक ही वीडियो को क्या क्या करो, अगर आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करते हो तो उसी वीडियो को आप जो है रिवाइज़ करके देख लिया करो। ठीक है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। और अभी से आप सीरियस हो जाओ अपनी स्टडी को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका टाइम जा चुका है। ठीक है, और थोड़ा एक्टिव रहा करो क्लास में और सभी आंसर दिया करो। एक ऐसा नहीं कि इसी ने आंसर दे दिया है तो मैं नहीं दूँ, तो सभी आंसर दिया करो। आज जो है हमने धम्म के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछनी है आपको। और कल जो है हम अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का जो पतन है उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। जो भी मैं आपको लर्न करने के लिए बोलती हूँ वो लर्न किया करो, ताकि अभी से जो है धीरे धीरे लर्न करोगे तो बाद में जो है बर्डन नहीं रहेगा आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।